देखिए हमारा चैप्टर है द मून, ठीक है। मून के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, आप लोग भी सुन सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोग को। अब हम लोग मून के बारे में ब्रॉडली समझेंगे। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। देखिए अच्छा, एक चीज तो आप लोग को पता है ना कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जो कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, उसको तो प्लेनेट कहते हैं, कोई भी चीज जो चक्कर लगाती है, ठीक है। लेकिन जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट, ठीक है। उसको उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना कि अर्थ तो हमारा एक प्लेनेट है, ग्रह है ना अर्थ। अर्थ एक प्लेनेट है और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला क्या होगा? वो होगा सैटेलाइट, जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला जो सैटेलाइट है वो है मून। जो हम मून देखते हैं ना रात को आकाश में, वही एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है। बाद में कर लेना, सुन लो, बाद में कर लेना, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही ध्यान दो। तो हमारे प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला केवल एक ही मून है, जिसका नाम है, एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको कहते हैं मून। अब देखो, जो सैटेलाइट होते हैं या उपग्रह जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो होते हैं दो तरह के। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जो ऑटोमेटिक बन जाता है, जैसे अर्थ खुद ब खुद बनी है, नेचर बना देता है। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसको कि हम लोग मशीन के द्वारा बनाते हैं, है ना। हम लोग कोई सैटेलाइट बना करके यहाँ से रॉकेट से लॉन्च करते हैं ना, तो वो हो गया। तो जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और जो खुद ब खुद बनता है उसको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। अब देखो, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट इन द अर्थ एंड द हेवनली बॉडी क्लोजेस्ट टू इट। अर्थ के सबसे नजदीक भी मून ही है, मून से ज्यादा नजदीक अर्थ के कोई भी नहीं है। 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द। और ये हमारे अर्थ से पता है कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। और ये भी बहुत कम दूरी है, ठीक है, क्योंकि और कोई भी चीज जो होगी ना आकाश में हमसे दूर ही है। पता है सन कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। हाँ बिल्कुल। द मून डज नॉट emit its own light, it reflects the light of sun। जो अंडरलाइन कर रहे हैं ना लाडो, तुम भी अपनी बुक लेकर के अंडरलाइन करते जाना, यही नोट्स है तुम्हारा। द मून डज नॉट emit its own light। मून अपनी लाइट नहीं देता, जैसे हमको चांदनी रात में या फुल मून में दिखता है ना कि मून की लाइट है। हाँ, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है ना, जैसे कांच पे कोई रोशनी पड़ती है गिलास पे, तो कैसे रिफ्लेक्ट करता है? उसी तरह से मून पर भी जो लाइट पड़ती है, वही लाइट, सन की लाइट मून पे पड़ती है, और उससे टकरा करके जब लौटती है तो हमको लगता है कि मून से लाइट आ रही है। समझ रहे हैं हमारी बात? द सन ऑलवेज इल्यूमिनेट्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मून सरफेस। सूरज की जो रोशनी है ना, वो मून के आधे हिस्से पे हमेशा पड़ते रहती है, ठीक है। मून के या चंद्रमा के आधे हिस्से पे हमेशा उसकी लाइट पड़ती रहती है। द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ मेक द मून अपीयर एज इफ इट इज चेंजिंग शेप इन द स्काई। जैसे जैसे मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते जाता है ना, तो हमें कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है ना। ऐसा होता है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। तो उसका जो शेप चेंज होता जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? देखिए, तो उसका शेप चेंज होता जाता है जैसे जैसे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते जाता है। अगर वो हमारे सामने से, जहां से हम अर्थ से देखते हैं, उससे थोड़ा साइड से दिख रहा हो या बिल्कुल सामने हो तो पूरा फुल मून दिखेगा, और साइड हो जाए या तो थोड़ा कम दिखने लगेगा, ठीक है। देखो, ऑन डिफरेंट डेज
different extent of its illuminated part are visible from the earth. तो अलग अलग दिनों में, है ना, on the different days, अलग अलग दिनों में different extents of its illuminated part, तो उसका चमकीला, अलग अलग चमकीला हिस्सा हमें दिखता है। मतलब किसी दिन पूरा आधा दिख जाएगा, किसी दिन थोड़ा सा दिखेगा, किसी दिन उससे कम, किसी दिन उससे कम, और एक दिन जब न्यू मून होगा, सॉरी हाँ न्यू मून होगा, तो समझो कि बिल्कुल भी उस दिन नहीं, अमावस्या को न्यू मून करते हैं, तो उस दिन बिल्कुल अर्थ के दूसरे तरफ चला जाता है वो, ठीक है ना, अंधेरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो these visually changing shape of the moon are called the phases of the moon, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों को हर दिन अलग अलग मून का साइज दिखता है, अलग अलग शेप दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून, मून के अलग अलग फेज, ठीक है। चलो, न्यू मून, डे फर्स्ट को क्या होता है, न्यू मून। हम लोग अमावस्या से स्टार्ट करें, अमावस्या सुना है ना, जिस दिन खीर पूड़ी बनती है ना, मुझे नहीं पता चला क्यों बनती है, लेकिन बनती है ना आस्था, खीर पूड़ी उस दिन। यस सर। कितनी कटोरी खीर खा जाती है आस्था? सर 1-2। 1 और 2 कटोरी, मतलब कि 2 + 1 = 3 कटोरी खीर आस्था दीदी खाती है, कोई बात नहीं। चलिए, तो न्यू मून, हम लोग जो मून के फेजेस हैं तो पहले से समझेंगे। पहला होता है न्यू मून। तो न्यू मून मतलब कि अमावस्या, जिस दिन मून का कोई भी हिस्सा हमें नहीं दिखता, बिल्कुल आकाश डार्क रहता है, मतलब अंधेरे में रहता है, ठीक है, डार्क। या on this day the moon is not visible from the earth as it illuminated portion of the moon faces away from the earth and only the dark half faces of the earth। एक सेकेंड, बाद में मौका देंगे बोलने के लिए, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस दिन क्या होता है, हमको मून का आधा वो वाला हिस्सा दिखता है जहां कोई लाइट नहीं होती, या ऐसे कह सकते हैं पोर्शन ऑफ द मून फेसेस अवे फ्रॉम द, जो जिस मून के हिस्से पे लाइट होती है ना, वो हमसे दूर हो जाता है, बिल्कुल जैसे मान लो आधा हिस्सा अर्थ का इस तरफ है, हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल पीछे चला जाएगा। जैसे दिन और रात कैसे होते हैं, शाम के समय सूरज डूबता है, अभी बोलिए मत प्लीज, सनसेट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अर्थ के बिल्कुल है ना, जिस पोर्शन पे हम लोग हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में सन चला जाता है, बिल्कुल हमारे पीछे चला जाता है, ठीक है ना। तो हम अपने पीछे तो नहीं देख सकते ना, हम हमारे पीछे कोई चीज लाइट चली जाएगी तो अंधेरा हो दिखेगा हमको, ठीक है। तो उसी तरह मून में भी क्या होता है, न्यू मून के दिन या अमावस्या के दिन मून भी अर्थ के बिल्कुल पीछे चला जाता है, दूसरे साइड चला जाता है, हम जहां से पे रहते हैं उसके पीछे चला जाएगा, तो वहां हमारे पास अमावस्या हो जाएगी, हमें तो मून दिखेगा नहीं, लेकिन जब जिधर जाएगा वहां पर तो सामने होगा, तो वहां पे फुल मून दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रेसेंट मून, डे 4, चौथे दिन पे क्रेसेंट मून दिखेगा। वो क्या होता है, this phase occurs approximately 1/4 day of the moon cycle। during this phase a quarter of the moon illuminated surface is visible from the, this phase is also known as the crescent moon। इस दिन मून का 1/4 मतलब 25 हिस्सा है या उससे भी कम हिस्सा, ठीक है, बिल्कुल 1/4 हिस्सा हमको दिखेगा, बिल्कुल पतला सा नहीं दिखता, एकदम पतला सा जब चांद दिखता है हमको, हाँ हाँ बिल्कुल क्रिशन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, उस फेज को क्रिसेंट मून कहते हैं, समझ में आया। आगे देखिए, हाफ मून, डे 7 में क्या होता है कि हाफ मून हो जाता है, मतलब कि उस दिन हमको मून का बिल्कुल आधा हिस्सा पूरा लाइट में दिखता है। बात समझ में आ गई है। दिस फेज अकर ऑन द 7th डे ऑफ द मून साइकिल। देखो मून साइकिल में कितने दिन हो गए, 14 डेज का, ठीक है ना। अमावस्या से पूर्णिमा आने में कितना टाइम लगता है, 14 डेज का, ठीक है। पहले दिन तो बिल्कुल न्यू मून रहेगा, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया आस्था दीदी को, ये हो गया डे फर्स्ट। उसके बाद डे 4th को 3 दिन बाद क्या होगा, हमको ऐसा दिखेगा, क्रेसेंट मून दिखेगा। उसके बाद डे 7 को क्या दिखेगा, ये हाफ मून दिखेगा। गिबस मून, डे से 10 को क्या होगा, गिबस मून दिखेगा। वो क्या होता है वो देखो, दिस फेज अकर आफ्टर द हाफ मून एंड बिफोर द फुल मून डे।
exactly when the 3/4 of the moon's illuminated surface visible from the earth. इसमें इसी तरह बताते हैं, बात खत्म, कोई जरूरत ही नहीं ज्यादा बताने की कि क्या करके होता है। देखो तो 7 डे को तो हाफ दिख गया, ठीक है, तुमको तो इसमें दिख रहा है ना आस्था, ये सारे, मैं इनको एक बार बोर्ड पे दिखा देता हूँ, बोर्ड पर ज्वाइन कराना मुश्किल है आप लोगों को, बस इसको दिखा देते हैं इन बच्चों को। देखो बेटा पहले दिन क्या होगा ना, फर्स्ट दिन तो होता है बिल्कुल अंधेरा, डार्क, ठीक है। दूसरे दिन क्या होगा कि गिब्बस सॉरी क्रिसेंट मून, मतलब कि एकदम पतला सा हिस्सा इस तरह पे दिखेगा, ठीक है। फोर्थ डे क्या होगा, हाफ मून दिखेगा हमको इस तरह का, और 7 डे क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7th डे को हाफ मून दिखेगा, 4th डे को क्रिसेंट मून दिखेगा, और 10th डे को क्या दिखेगा, और इससे मतलब कि 1/3 मतलब 75% दिखेगा, और जैसे ही 14 डे आएगा तो हमको पूरा का पूरा चांद मतलब कि फुल मून दिखेगा। समझ में आएगा आप लोग को? चलो आस्था आपको भी समझ में आ रहा होगा? यस सर। ओके, 10th डे वाले मून को गिब्बस मून करते हैं, गिब्बस, ठीक है। आगे देख सकते, तुम समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक है। फुल मून डे मतलब 14 डेज के बाद क्या होगा, फुल मून हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज द एंटायर इल्यूमिनेटेड सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज द एंटायर illuminated surface of the moon is visible from the earth. This phase occur once in every 14 days. Sir, your voice is cracking. Okay, one second. फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम ये समझ गए कि 14 डेज को क्या होता है, फुल मून मतलब कि पूर्णिमा, जिस दिन पूरा का पूरा दिखता। फर्स्ट डे न्यू मून मतलब कि अमावस्या, फोर्थ डे मतलब कि चौथे दिन क्या दिखेगा आपको, क्रिसेंट मून, ठीक है। 10th डेज को 10वें दिन क्या दिखेगा हमको, गिब्बस मून, और 14 डेज मतलब 14वें दिन क्या दिखेगा, फुल मून मतलब कि पूर्णिमा। ऐसा 28 डेज में होता रहता है। When the moon appear to get bigger during moon cycle, it is called the waxing moon. जब भी हमारा जो मून है अपने साइज से भी बहुत बड़ा साइज का, सबसे बड़ा साइज का दिखता है, तो उसको हम लोग वैक्सिंग मून भी कहते हैं। नजदीक आता है, अर्थ के ज्यादा नजदीक हो जाता है। दिस फेज, तुझे क्या पता है ये सर बोले, चुप रहा। दिस फेज अकर्स व्हेन द मून चेंजेस फ्रॉम अ न्यू मून टू अ फुल मून। जब अर्थ, देखो क्या होता है, नहीं वैक्सिंग मून का कॉन्सेप्ट फिर से समझा देता हूँ। न्यू मून अमावस्या, फुल मून पूर्णिमा। तो न्यू मून से फुल मून आते हुए हर समय है ना लगेगा अर्थ बड़ा 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 होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हर बार बड़े होते साइज के हिसाब से ही, साइज के कारण ही उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग मून कहते हैं। बैठो, मैं आज मून के बारे में पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे व्हेन द मून अपीयर टू गेट स्मॉलर, और जब फुल मून हो जाता है 14 डेज में, उसके बाद फिर मून क्या होगा, गिब्बस मून हो जाएगा, उसके बाद क्रिसेंट मून, और उसके बाद न्यू मून। जैसे न्यू मून से फुल मून, फिर फुल मून से न्यू मून, उल्टा होता जाएगा। जैसे ये देखो हमारा ये था ना, बिल्कुल कहाँ गया, न्यू मून था, न्यू मून से क्रिसेंट, क्रिसेंट से गिब्बस, सॉरी क्रिसेंट से हाफ मून, हाफ मून से गिब्बस मून, गिब्बस मून से फुल मून, और फिर वो लौटेगा ऊपर दोबारा। ये जैसे फुल मून है ना, फुल मून से फिर हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, गिब्बस मून, गिब्बस मून से हाफ मून, हाफ मून से क्रिसेंट मून, और क्रिसेंट मून से न्यू मून, ठीक है। तो ये जब न्यू मून से मतलब कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, जब अमावस्या के दिन से पूर्णिमा की तरफ जब जाती है, मून का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, छोटे से बड़ा होता जाता है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। जब
तो असेंडिंग ऑर्डर में जब मून बढ़ता है ऊपर की ओर तो उसको कहते हैं वैक्सिंग मून, ठीक है। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि मून बड़े से छोटा होता जाता है, मतलब फुल मून से लेकर के कहाँ होता है, न्यू मून की ओर, तो उसको कहते हैं वैनिंग मून। समझ में है? वैक्सिंग मून मतलब बेटा जब छोटे से बड़ा होता जाए, और जब पूरा बड़े से फिर धीरे धीरे बिल्कुल छोटा होता जाए तो उसको वैनिंग मून कहते हैं। ये वीडियो मिल जाएगी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। The surface of the moon is rough and uneven and is covered by dark gray dust. जो मून है ना, बंदर है, जो मून है उसके ऊपर का जो सरफेस है ना बिल्कुल रफ है, मतलब कि खुरदरा है, ठीक है, उबड़ खाबड़ सा है, रफ सा है, बीच में मत बोलिए, ठीक है। और वो किस चीज से ढका हुआ है, ग्रे डस्ट से, धूल है ना डस्ट, उस या राख उस टाइप के डस्ट से या धूल से पूरा घिरा हुआ है, ग्रे कलर का, ठीक है। आस्था समझ में आ रहा है? देयर आर हाई माउंटेन्स, वैलीज, Yes, sir. वास्ट प्लेन्स एंड बिग क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पे मून के ऊपर है ना बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, और बहुत गहरी गहरी खाइयां मतलब वैलीज हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े प्लेन हैं, प्लेन इलाके भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और क्रेटर मतलब कि ऐसे खड्डे हैं ना ज्वालामुखी के की माउथ को क्रेटर कहते हैं, वॉल्केनो के माउथ को क्रेटर कहते हैं, तो वो भी बहुत सारी इस पे। The craters are created by the collision of asteroid, comet and meteorite on the Earth's surface. और हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे पत्थर घूमते रहते हैं चारों तरफ, ठीक है ना, बड़े बड़े रॉक्स, जिनको एस्ट्रॉइड भी कहते हैं, मेटेराइट भी कहते हैं। ये सब मून से जब टकराए थे ना बहुत सालों पहले, करोड़ों साल पहले, तो मून पे बड़े बड़े खड्डे हो गए थे, जिनको कि क्रेटर कहा गया। बात समझ में आ रही है? ड्यू टू द देयर इज नो वाटर एंड एयर ऑन मून। मून पर ना तो वाटर है और ना ही एयर, ना है वाटर और ना है एयर। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर साउंड कैन नॉट ट्रेवल ऑन द मून्स सरफेस। एयर ना होने के कारण वहां पे साउंड मूव नहीं कर सकता बेटा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई पड़ रहा है ना, वहां पर अगर आपके नीचे है ना बगल में एटम बॉम्ब भी मैं फोड़ दूंगा ना, आपको उसकी भी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि वहां तो एयर ही नहीं है। कितने भी तुम्हारे कान के अंदर भी चिल्लाते रहेंगे फिर भी तुमको आवाज नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि एयर होगा तभी तो मेरी आवाज आप तक क्यों पहुंच रही है, मेरी वॉइस, क्योंकि वो एयर एक मीडियम है, एयर के पार्टिकल्स पे मेरी आवाज जा रही है और एयर पार्टिकल्स आपके कानों तक जा रही है, इसलिए आवाज सुनाई पड़ती है। Also, due to the absence of atmosphere, days are very hot and night are very cold. वहां पे एटमोस्फेयर तो है ही नहीं, इसलिए वहां पे दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज्यादा ठंडी, thus making it impossible for life or to thrive on the moon. अब वाटर नहीं है, मून नहीं है, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, रात को बहुत ज्यादा सर्दी, तो मून पे रहना पॉसिबल नहीं है। द मून्स ग्रेविटी इज अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। जैसे देखो, अगर हम बेटा यहाँ पर 1 2 जैसे यहाँ एक कदम चले ना, तो मून पे पता है कहां तक जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, एक कदम बढ़ाने पे वहां से सीधे यहाँ आ जाओगे। तो हॉप करते ऐसे ऐसे करके चलते हैं मून पे, हॉप करके। कंगारू को देखा है ना, खरगोश को कैसे उछल उछल के चलते हैं। तो वहां पे ग्रेविटी अर्थ के जितनी ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण, उसका 1/6 है, हाँ, छठा हिस्सा है केवल। इसलिए वहां पे ग्रेविटी कम होने के चलते आदमी है ना ऐसे पैदल नहीं चल सकता, उछल उछल के चलना पड़ता है। बात समझ रहे हो? समझ में आया लाडो तुमको? आस्था? Yes, sir. हाँ, जा सकते हैं, गए हुए भी हैं वहां लोग, इनकी बड़ी माँ गई हुई है क्या? अच्छा हाँ, पढ़ना पड़ेगा, हमसे लग रहा है कि देवता करी मेरी बड़ी माँ गई हुई है। अल्लाह इट्स ग्रेविटी इज वीक, इसलिए वहां की ग्रेविटी कमजोर है ना। इट हैज अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द अर्थ, और इसके कारण अर्थ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। द मून, हाँ, साइड इफेक्ट, द मून एंड द सन exerts gravitational pull on the earth. However, since the moon is closer to the earth than the sun, the moon exerts a stronger pull. अब देखो क्या होता है, अर्थ पर सन और मून की दोनों की ग्रेविटी लगती है, मतलब कि चीजों को अपने ऊपर की तरफ खींचते हैं वो।
सन भी पावर लगा के खींचता है और मून भी पावर लगा के खींचता है, लेकिन याद रखिएगा सबसे अधिक अर्थ पर जिसकी ग्रेविटी लगती है वो पता है किसकी? मून की लगती है, क्योंकि मून बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है ना? पता है कितना नजदीक है? 3,84,400 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 लाख किलोमीटर है। अर्थ से अगर 4 लाख किलोमीटर जाओगे तो हमको मून मिल जाएगा। हैं? ऐसा तो कोई नहीं है। देखिए, चुप रहिए। वाटर इन द सीज एंड ओशियंस टू राइज। देखिए, दिस कॉजेज, इससे क्या होता है कि जब भी मून की लाइट पड़ती है ना तो मून के खिंचाव के चलते टाइड्स आते हैं। ठीक है? टाइड्स का मतलब होता है समुद्र की जो लहरें हैं ना, ओशियन की, पानी ज्यादा ऊपर उठती है और गिरती है। ठीक है? तो इसको हम लोग हाई टाइड कहते हैं। जब मून की ग्रेविटी लगती है ओशन के पानी पर तो पानी को ऊपर खींचेगा ना, ग्रेविटी ऊपर की तरफ खींचेगी। मून ऊपर है ना अर्थ के, तो ऊपर की तरफ खींचेगा और इससे क्या होगा? एक ऊंची लहर उठेगी। समुद्र के जो वेव्स होती है ना, ऊंची वेव्स या लहरें ऊपर उठेंगी। इसको क्या कहते हैं? हाई टाइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाई टाइड कहते हैं। हाई टाइड occur due to stronger attraction between the earth and the moon when they came closer to earth। जब अर्थ के नजदीक में, बहुत ज्यादा नजदीक मून आ जाता है ना, तब हाई टाइड आती है, क्योंकि उस समय मून की ग्रेविटी अर्थ पे ज्यादा लगती है। ठीक है? लो टाइड अकर व्हेन द मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ। और जैसे जैसे मून अर्थ से दूर होता जाता है ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाता है। ग्रेविटी जैसे मान लो नजदीक था तो ज्यादा लग रहा था, जैसे जैसे दूर होगा कम होता चला जाएगा, जिस कारण से हाई टाइड की जगह क्या आएगा? लो टाइड। समझ में आया? जब मून अर्थ के नजदीक में रहेगी तब तो आएगा हाई टाइड, और जब मून अर्थ से दूर होती जाएगी तो आएगा लो टाइड। ठीक है? बैठो। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहां तक तो समझ गए। जब मून का अट्रैक्शन या ग्रेविटी ज्यादा लगती है, मून ज्यादा नजदीक अर्थ के आ जाता है तो हाई टाइड बनते हैं, और जैसे ही मून अर्थ से दूर होती जाती है तो उसकी ग्रेविटी भी कम होती जाती है, जिसको कि क्या कहते हैं? लो टाइड। ठीक है? द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड्स वेरी विद द डिफरेंट फेज ऑफ द मून। ठीक है? अलग अलग फेज होते हैं ना मून के, मैंने आपको बताया 4 तरह के फेज होते हैं, दिख रहा है ना? जिसके चलते 4 या 5 कितने फेज होते हैं? देखो पीछे 5 है ना? हाँ, 5 फेजेस होते हैं, जिसके चलते अलग अलग तरह के टाइड्स आते हैं। देखो, हाई टाइड्स अकर ऑन न्यू मून एंड फुल मून डे। जब न्यू मून होता है मतलब कि अमावस्या, या फुल मून मतलब कि पूर्णिमा, ठीक है ना, तभी हाई टाइड्स आते हैं। जबकि तो दूसरे अर्थ के दूसरे साइड में तो आएगा ना जहां पे दिखती है। ठीक है? द अर्थ रोटेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द टाइड्स, हाउएवर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द occurrence ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। अर्थ की रोटेशन के कारण भी तो फर्क पड़ता है, लेकिन मेन क्या है? ग्रेविटेशन ही, मतलब मून का ग्रेविटी ही काम आता है हाई टाइड लो टाइड के लिए। अब देखिए आगे चलते हैं। During the Earth's revolution around the sun, there comes a time when the sun, the moon, and the Earth are in the straight line. ठीक है? कभी कभी क्या होता है, ठीक है ना, कि देख रहे हो आस्था, आप लोग को वीडियो में दिख जाएगा। देखो, दिख रहा है सबको ये? अब इसमें आप देखो, ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ दिख रहा है? यहाँ खड़े हुए अर्थ। तुम लोग बैठो, मैं दिखा रहा हूँ, सब बच्चों को दिखा रहा हूँ। चलो अपने अपने जगह बैठो। हाँ,
अरे मुंह बंद नहीं रख सकती देवता, कितना बोलती है, क्या ना चुप रहने के लिए। इसको उस पर रखो, देखो हाँ हाँ रख दो, इधर आ जाओ जिसको देखना है, यहाँ से दिखेगा सब बच्चों को, ठीक है। देखो तो ये हमारा सन है ना, ये सन दिख रहा है, और ये है मून, छोटा वाला मून है ये वाला, ठीक है, और ये है अर्थ। तो जब कभी भी ऐसा हो, ठीक है, यहीं से ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ठीक है, चुप रहो, तुमने देखा, तुम तो साइड हो जाओ ना, बच्चों को देखे दो ना, तुमने तो देख ही रखा है। ये हमारा सन है, ये है बीच में मून और ये अर्थ। तो जब कभी भी ऐसा हो कि सन और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ग्रहण पड़ते हैं, ग्रहण कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब कहते हैं। तो चलिए बैठिए। तो जब कभी भी सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, बताओ, देवता बताएगी। हो गई 10 टाइम फीस, नहीं आता ना कुछ, चंद्र ग्रहण क्यों बोलेंगे भाई। देखिए जब कभी भी सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, मतलब कि सूर्य ग्रहण, ठीक है, जब भी अर्थ और सन के बीच में चंद्रमा आ जाए, मैं दिखाया था ना, सन बड़ा है, अर्थ है, और उसके बीच में छोटा सा मून आ गया ना, तो जब भी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो क्या होगा, अर्थ के ऊपर ग्रहण पड़ेगा, जिसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण, ठीक है। बात समझ में आ रही देवता आपको। When the moon comes between the earth and the sun, becomes the entire sun, we experience the total solar eclipse. जब अर्थ और सन के बीच में, बिल्कुल बीच में मून आ जाए तो हमको टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता है। वो किस तरह से, आपको लगता है ना कि सन चारों तरफ एक रिंग जैसा हो गया, बीच में पूरा ब्लैक हो गया, इसी को सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। अब लूनर इक्लिप्स क्या होता है वो देखिए। लूनर इक्लिप्स वो होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है ना, सन और मून बीच में अर्थ आ जाए तो अर्थ के मून के ऊपर सन की, अर्थ की परछाई जाएगी, ठीक है ना। रुको मैं वीडियो रोक के समझाता हूं, एक मिनट। देखो अब मैं आप लोग को सोलर और लूनर इक्लिप्स समझा देता हूं। सोलर इक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है वो देखिए। ये एक बार क्या सोलर इक्लिप्स में तब होगा, जैसे बेटा मान लो ये सन है हमारा, ठीक है ना, ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो हो जाता है सोलर इक्लिप्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको क्या दिखेगा ना, फिर हम यहां से अगर देखते हैं जहां मून है, यहां से अगर कोई आदमी खड़ा होकर देखे तो इसको है ना, सन किस तरह दिखेगा, बीच में है ना बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, क्योंकि मून की पूरी परछाई इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और इसके साइड से केवल ये रिंग दिखेगा, ये रिंग जैसा, मतलब बीच में बिल्कुल ब्लैक और चारों तरफ से चमकीला हिस्सा दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, सन का डायमंड रिंग, जो चारों तरफ से आपको ये दिखेगा और बीच में अंधेरा। अगर फिर एक बार ऐसा हो कि ये बेटा सन है हमारा, लूनर इक्लिप्स में क्या होता है ये देख लीजिए। ये जैसे सन है और यहां पर अर्थ हो हमारा बीच में, ठीक है, और यहां मून हो, तो आपको पता है ना कि मून के ऊपर कम लाइट जाएगी, सन की लाइट नहीं जाएगी क्योंकि बीच में अर्थ आ जा रहा है। अब सन से बेटा जो भी लाइट जाएगा वो तो अर्थ पे रुक जाएगा, मून पर तो जाएगा ही नहीं। और अगर जाएगा भी, मान लो कि थोड़ा दाएं बाएं भी हो, जैसे मान लो कि अगर मून यहाँ पर भी आ गया तो थोड़ी सी लाइट जाएगी, तो उसमें ना इतना कटा हुआ आपको मून दिखेगा, इतना कटा हुआ। तो इसी को क्या कहेंगे, लूनर इक्लिप्स। समझ में आया, चंद्र ग्रहण। जब सूरज और चंद्रमा के बीच में अगर धरती आ जाए, मतलब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए,
तो लूनर इक्लिप्स, और जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तब सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। समझ में आया आपको बेटा? तुम्हें समझ में आया? क्या नाम है गुड़िया का? आस्था। सोलर और लूनर इक्लिप्स समझ में आ गया आस्था आपको? Yes, sir. इतना डाउन हो के क्यों बोल रही है भाई? खाना नहीं खाई है क्या? जैसे लग रहा है कि उदास है। चलो देखते हैं आगे। तो हाँ? अब मुंह बंद करिए। देखो, जब अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है। टोटल लूनर इक्लिप्स तब होता है ना जब हम जहां खड़े रहे वहां बिल्कुल सामने मून की स्थिति हो, ठीक है, तब तो टोटल हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने दिखाया था ना बोर्ड पे, जब साइड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ वो कटा हुआ हो तब पार्शियल, मतलब कि थोड़ा बहुत चंद्र ग्रहण होगा, पूरा नहीं, ठीक है। और बिल्कुल जब बीचों बीच हो जाए तो क्या होगा? टोटल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ठीक है, देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर स्पेशल मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द, तुम मास्क क्यों नहीं पहनते? मेरे को तो बोलना है। आप लोग को किस चीज का है नाटक? मेरे को तो 10 घंटे बैठने यहाँ पे। चलिए पहनिए सारे मास्क। मास्क को नहीं उतार के रखेगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो स्पेशल सैटेलाइट होते हैं जिनको इंसान बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। जस्ट लाइक द मून, नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून है ना, उसी तरह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो भी सन के अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, जो हम सैटेलाइट बनाते हैं। अब देखो बेटा, हमने कॉलिंग किया यहाँ से, ठीक है। अब देखो सैटेलाइट काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी मैडम ने कभी बताया भी नहीं होगा आप लोगों को। बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए। देखो, जैसे मान लो कि हमारा सेल फोन है, ठीक है, हमने यहां से कॉलिंग की किसी को, ठीक है। तो कॉलिंग की तो यहाँ का जो हमारा टावर होता है ना, जो भी मोबाइल टावर है हमारा, पहले ये सिग्नल उसको पास जाते हैं, फिर ये ऊपर खड़े हुए, ठीक है, इस तरह का कोई सैटेलाइट होता है, इसके पास भेज देता है, ठीक है। और फिर यहां से सिग्नल क्या होगा? जैसे मान लो कि मैंने अमेरिका किया, तो अमेरिका में जहां पर किया है ना, जिस भी आपके मान लो कि चाचा ताऊ कोई अमेरिका रहते हैं, तो वहां उनके लोकल में जो टावर होगा वो सिग्नल सैटेलाइट से वहां पर जाएगी, और फिर वो जो टावर होगी उससे वो सिग्नल उनके मोबाइल पर चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से होता है। इतना ही जल्दी होता है बेटा, यही तो खासियत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो कॉल करते हैं ना डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी कॉल किया, मैंने ये फोन उठाया और आपको कॉल किया, मेरे बगल में बैठे हो, तो आपको डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये पहले जाएगा मेरे टावर पे, फिर जाएगा सैटेलाइट पे, फिर सैटेलाइट फिर इसी टावर पे दोबारा भेजेगा, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही रेंज में है, और फिर आपके पास कॉल आएगा, तो वो आकाश में सैटेलाइट के पास जाएगा, फिर आपके पास सिग्नल आएगा। समझिए फिर भी कितना जल्दी हो जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? बहुत तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो कि आप लोग को भी पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। बस ये जान जाओ कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व रोटेट करते रहते हैं। इनका काम क्या है? रेडियो सिग्नल, रेडियो एफएम सुनते हैं ना, तो उस पर आवाज इसी कारण से आती है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर मान लो कि टीवी देखते हैं, तो टीवी जहां से सेंटर स्टेशन होते हैं ना, वहां से टेलीकास्ट होता है, और वो फिर बड़े बड़े सैटेलाइट से टकरा करके हमको सिग्नल पहुंचता है। कॉल करते हैं फोन पे, इंटरनेट, सब कुछ ये तो आता है, समझ रहे हैं? आगे देखिए। हाँ, इसमें बहुत सारा है बेटा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसको कहते हैं? जिससे कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। टेलीविजन है ना, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम होता है। उसके बाद वेदर सैटेलाइट क्या करते हैं?
वेदर सैटेलाइट क्या है ना, आकाश में बादलों का या हवाओं का, तूफानों का है ना पिक्चर लेते हैं और वो हम लोगों को सेंटर पे सेंड करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कैसा मौसम रहने वाला है। तो वो वेदर सैटेलाइट होते हैं, ऐसे सैटेलाइट जो कि क्लाउड्स का, विंड की स्पीड का, इन सब चीजों को मेजर करके हमको बताते हैं। अब बेटा हमारा जो मेन सेंटर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने का काम करता है। यही इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ना। उसके साथ साथ जो अमेरिका का है ना, उसको कहते हैं नासा, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है हाँ जी, हाँ इसरो कहते हैं, ISRO, बिल्कुल। आर टू सच ऑर्गेनाइजेशन, ये दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसरो और नासा का मैंने आपको बता दिया। इसरो ने सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भेजा था, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। उसी तरह नासा ने अपना पहला का पहला जो प्रोग्राम भेजा था, एक्सप्लोरर फर्स्ट, और उसने कब भेजा था, 1958 में, है ना। इसरो से पहले भेज दिया था। तो ये था आस्था दीदी का चैप्टर, द मून इज फिनिश। आस्था, डू यू सेटिस्फाइड? आस्था, Yes, sir. आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है, ये वीडियो चली जाएगी ग्रुप पे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, कल बात करते हैं।